सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हमारे लगभग नज़दीक है और आज आपका 28 तारीख हो चुकी है और 30 तारीख को परसों को पेपर है। तो इससे पूर्व भी मैं आप लोगों के सामने काफ़ी सारी वीडियो लेकर के आया हूं, चाहे सामाजिक विषय का शिक्षण शास्त्र हो या फिर आपका पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत मेरी ये लगभग छठी वीडियो है और इससे पूर्व मैं 5 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, और आप लोग उनकी भी तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपको परीक्षा से पूर्व एक आइडिया और एक रिवीजन आपका हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा अनुरोध रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 30 तारीख को जैसे ये यूटेट कंप्लीट होगा तो उसके बाद 1 तारीख से हमारी सीटेट की कक्षाएं भी हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा जब तक आप लोगों का टीईटी क्लियर नहीं हो जाता है। आशा करूंगा, भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि आप लोगों का इस बार ये यूटेट परीक्षा पास हो जाए, और रिजल्ट आने में क्योंकि काफ़ी टाइम रहेगा तो हम लोग सीटेट की तैयारी भी कर चुके होंगे तब तक। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राकृत भाषा थी इसकी पूर्वकालीन अवस्था क्या थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी या अवहट। तो दोस्तों, प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था थी वो थी आपकी पाली, क्योंकि संस्कृत के बाद पाली बनी, पाली के बाद आपकी प्राकृत बनी दोस्तों, ठीक है। तो प्राकृत की पूर्वकालीन जो अवस्था थी वो क्या थी, आपकी पाली अवस्था थी दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम है। तो देवनागरी लिपि का सही विकास का क्रम आपको सीधा याद करा देता हूँ। देवनागरी जो लिपि का जो विकास हुआ वो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि थी दोस्तों, उसके बाद वो गुप्त लिपि बनी, उसके बाद वो नागरी लिपि बनी, ठीक है, और लास्ट में उसको देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग किया गया उसके बाद गुप्त काल में संस्कृत को भी जोड़ा गया इसमें, तो ब्राह्मी लिपि आई। उसके बाद कहा जाता है कि गुजरात के जो नागर जो ब्राह्मण थे वो इस लिपि का प्रयोग करते थे, तो इसका नाम नागरी लिपि हो गई। और संस्कृत का भी इससे जुड़ने के कारण इसको देव लिपि कहा जाने लगा, तो देवनागरी इसका नाम हो गया। तो ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी लिपि, इस तरीके से इसका विकास हुआ है दोस्तों। आप इसको इस तरीके से याद रखेंगे। तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम आपको याद हो गया है, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और फिर देवनागरी बनी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो ब्रज भाषा के बारे में आप लोगों को संज्ञान है। तो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि ब्रज भाषा में हम मैक्सिमम कविताएं या काव्य को पढ़ा करते हैं, चाहे वो सूरदास है, चाहे वो मीराबाई है, ठीक है, केशवदास है, रसखान है। तो ब्रज भाषा में काफ़ी सारी रचनाएं हुई हैं दोस्तों। तो अतः हम कह सकते हैं कि ब्रज भाषा किस भाषा के रूप में जानी जाती है, काव्य भाषा के रूप में जानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आ रहा है कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे कन्नौजी है, चाहे बांगरू है, चाहे अवधी है, ये सारा हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है, लेकिन तेलुगु जो है आपका वो हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। याद रखेंगे, तेलुगु भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आते। तेलुगु, तमिल, ठीक है ना, मलयालम, ये जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं ये हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं, मलयालम, उड़िया, मराठी या सिंधी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जो देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है वो मराठी भाषा है, याद रखेंगे। मराठी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं तरफ को, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो मराठी भाषा भी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों। ये चीज़ आप कंफर्म अपने माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है, श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञेय या रघुवीर। तो दोस्तों, संसद से सड़क तक जो काव्य की रचना है वो सुदामा पांडे धूमिल की है, याद रखिएगा। और इनके जो इस काव्य में लगभग 25 छोटी छोटी कविताएं हैं, ठीक है ना।
तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे, और इनका उपनाम धूमिल भी है दोस्तों। तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे, धूमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं, बहुत बार पूछा जाता है। तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत जो कहानी थी लिखी थी वो भीष्म साहनी के लिए लिखी थी दोस्तों, ठीक है, भीष्म साहनी ने लिखी थी। और उन्होंने इस कहानी से व्यंग करा था हमारे समाज के ऊपर, मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर, कि किस तरीके से वो अपने दिखावे पे चलते हैं। तो भीष्म साहनी की किताब थी चीफ की दावत दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। तो रंगभूमि आप लोग सभी लोगों को पता है, राजेंद्र यादव, रागे राघव, प्रेमचंद्र या अमरकांत। तो रंगभूमि जो उपन्यास है दोस्तों वो था उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का, याद रखेंगे, ठीक है। रंगभूमि के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद जी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता है। यानी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है रैदास, मूलक दास, गुरु नानक या कबीरदास। तो आ सकता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी एक भजन भी है ये, और ये है आपका रैदास का, याद रखेंगे। रैदास ने लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ठीक है, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, इसके रचनाकार या रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास या गिरधर। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन तैसी, ये रचना है तुलसीदास की। ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है ये। ठीक है, तो तुलसीदास ने लिखी है जाकी रही भावना जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के मन में आ चुका होगा आंसर। तो इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद्र या मुंशी सदा सुखलाल। तो प्रेम सागर जो लिखा है दोस्तों वो लिखा है लल्लू लाल ने, याद रखेंगे। लल्लू लाल भारतीय जो गद्य साहित्य है उसके प्रारंभिक साहित्यकारों में से एक हैं। ठीक है, तो प्रेम सागर उनकी एक रचना है लल्लू लाल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कलम के सिपाही क्या है? तो कलम के सिपाही एक रचना है। ठीक है, और रचना के अंदर कौन सी रचना है ये पूछा गया है आपसे। आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण या जीवनी। ठीक है, तो आपको बता देता हूं दोस्तों, कलम के जो सिपाही हैं वो है आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी की जीवनी। क्या है? जीवनी। लेकिन इसके जो लेखक हैं कलम के सिपाही के, वो उनके बेटे अमृत राय। ठीक है, अमृत राय ने लिखी है कलम के सिपाही, याद रखेंगे। कलम के सिपाही किसने लिखी है? तो अमृत राय ने। और कलम के सिपाही कौन सी रचना है? तो जीवनी है। और कलम के सिपाही किसकी जीवनी है? तो आप बोलेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की। और कलम के सिपाही उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी थी, अपने पिताजी की जीवनी लिखी थी दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ ही साथ आपको अमृत राय के बारे में ये क्वेश्चन भी याद होगा कि मंगलसूत्र जो अधूरा उपन्यास था प्रेमचंद का, उसे कंप्लीट कराया था अमृत राय ने। ठीक है ना, अमृत राय ने ही उसे पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चरर मरर खुल गए अरर, रव स्फुटों में से में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, रो 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 रो। ठीक है, यानी कि रो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। तो आंसर पहला ही हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर, रो स्फुटों से। ठीक है, तो यहाँ पर रो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर एक बेर शब्द आ रखा है और बेर शब्द आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जब एक ही शब्द का बार बार उच्चारण हो और उसका अर्थ भिन्न निकले तो वहाँ पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है? यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर वही है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। ठीक है, यानी कि तीन बेर, यहाँ बेर का मतलब तीन बार खाती थी, वो तीन बेर खाती थी। बेर का मतलब यहाँ पर बेर से है और यहाँ पर बेर का मतलब समय से है दोस्तों। ठीक है,
तो बेर बेर का अर्थ अलग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यमक अलंकार दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। ठीक है दोस्तों, ये पीर शब्द की बार बार क्या हो रही है, ठीक है, क्या पीर शब्द की ये कह सकते हैं कि बार बार आवृत्ति हो रही है। और यहाँ पर क्या है, कबीरा सोई पीर है। ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि पीर, सच्चा पीर वही है, या सज्जन, पीर का मतलब सज्जन इंसान, सच्चा सज्जन इंसान वही है जो जाने पर पीर, यानी कि पीर का मतलब यहाँ पर पीड़ा से है, यानी कि जो जाने पर पीर, यानी कि जो दूसरों की पीड़ा को जान सकता है। सच्चा पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा जान, यानी कि पीर का अर्थ यहाँ पर सज्जन पुरुष से है और पीर का मतलब यहाँ पर पीड़ा से है, तो दोनों जगहों पर अर्थ अलग अलग होगी। इट मीन्स 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, यानी कि शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है और अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल, अली कली में ही बंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है दोहा, सोरठा, बैरवे और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ ये प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं इसमें जो है वो है आपका दोहा, और आपको पता होना चाहिए दोहा एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, जिसके कि प्रथम और तृतीय में, ठीक है, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप इन मात्राओं को गिनेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को 13 11 13 11 करके ही मिलेंगी दोस्तों। तो दोहा है यहाँ पर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? देखिए दोस्तों, एक शब्द शक्ति होती है, ठीक है, इसके कितने भेद माने जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है 1 2 3 या 5। तो शब्द शक्ति के हमेशा याद रखना दोस्तों, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि शब्द शक्ति के भेद कौन कौन से होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पे है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या रस। तो इट मीन्स आपको बता दूं दोस्तों, जो शब्द शक्ति के जो 3 भेद होते हैं वो यही होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये 3 शब्द शक्ति के भेद होते हैं। लेकिन रस शब्द शक्ति का भेद नहीं होता, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है, तो रस आपका आंसर हो जाएगा कि रस शब्द शक्ति का भेद नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है। ठीक है, तो आडंबर बहुत यानी कि दिखावा बहुत, किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? आंख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा या खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो दोस्तों, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, यानी कि दिखावा बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे प्रसिद्ध लोकोक्ति बन जाएगी वो बन जाएगी ऊंची दुकान और फीका पकवान बन जाएगा दोस्तों इसके लिए। ठीक है, यानी कि आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ भी नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश के अंधेरे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है बचपन के अंधे को, या सावन के अंधे को, बात के अंधे को, या आंख के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, हरा हमेशा कहाँ होता है, कब होता है? सावन के महीने में। तो ऐसे याद रखेंगे, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। यानी कि जो ये कह सकते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो दूसरों की पीड़ा क्या समझ सकते हैं, उनके लिए तो सभी लोग सुख भोग रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या हो जाएगा? छिद्रानुवेशी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या अदूरदर्शी होना। तो काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ होने के को कहते हैं दोस्तों। अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस बराबर एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं डैश। ठीक है, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो इस बार मेरा बैल भी मर गया और मेरी चोरी भी हो गई, तो इसके लिए कौन सा मुहावरा सही रहेगा? कि दाल में कुछ काला है, कंगाली में आटा गीला,
काला अक्षर भैंस बराबर या एक पंथ दो काज। ठीक है, तो बैल भी मरा यानी कि कंगाली आ गई और चोरी भी हो गई। ठीक है, तो आटा गीला भी हो गया, तो कंगाली में आटा गीला इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए प्रयुक्त मुहावरा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश। ठीक है, रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता उसे क्या करेगा, सदा के लिए उसका परित्याग कर देगा। ठीक है ना, तो कहीं का ना रखा, पिता ने उसे कहीं का ना रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, घर से निकाल दिया। ठीक है, तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। तिलांजलि देने का मतलब होता है सदा के लिए परित्याग करना, यानी कि सदा के लिए, हमेशा के लिए छोड़ देना। तो तिलांजलि दे दी। ठीक है, पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो तिलांजलि देने का अर्थ क्या है, होता है सदा के लिए त्याग देना या सदा के लिए परित्याग कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। तो वीर जो पुत्र को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है वसुंधरा, माता, जननी, वीर प्रसू। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एक वसुंधरा और एक वीर प्रसू में ही क्या होगा, थोड़ा से वो लगेगा आपको, लेकिन आपको याद रखना है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को वीर प्रसू कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, वीर प्रसू ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो देखिए दोस्तों, जंगल में जो आग लगती है उसे कहा जाता है दावानल। ठीक है, याद रखना। और जो पेट में लगने वाली आग होती है उसको जठरानल कहते हैं। ठीक है, पेट में लगने वाले आग को जठरानल कहते हैं, जबकि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विस्तार का विलोम शब्द है विस्तार। तो यहाँ पर ऑप्शन है लघु, छोटा, सूक्ष्म या संक्षेप। तो यहाँ पर सब एक जैसे लगते हैं दोस्तों और कंफ्यूजन कर देते हैं ये। तो विस्तार का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और विस्तृत उत्तरीय, और उसका सूक्ष्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विस्तार का अपोजिट सूक्ष्म हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। उर्वर का विलोम शब्द है। तो उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट, उत्मर्ण, ऊसर या अतिवृष्ट। तो उर्वर का क्या हो जाएगा, ऊसर दोस्तों, याद रखेंगे। उर्वर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊसर। ठीक है, तो ये आप क्लियर रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल आपको पता है दोस्तों किसे कहा जाता है, अनिल कहा जाता है हवा को। ठीक है, अनिल किसका पर्यायवाची है, हवा। ठीक है, तो हवा यानी कि चक्रवात, पावस, पवन या अनल। तो अनिल का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा पवन। ठीक है, पवन क्या हो जाएगा, अनिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पवन और हवा। ठीक है, वायु। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कौन सा शब्द बहुवचन है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आपका बहुवचन है दोस्तों, ये चीज़ का हमने क्लियर करना है। ऑप्शन है माता, प्राण, लड़का या किताब। ठीक है, तो माता, लड़का और किताब तो आपका एक वचन है, लेकिन प्राण दोस्तों, प्राण हमेशा किसके अंतर्गत आते हैं, बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर रखना है। तो बहुवचन हो जाएगा आपका प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है संधि, समास, अव्यय, छंद। तो देखिए दोस्तों, संधि जो होती है दो वर्णों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, दो वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और दो शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो यही था कि दो शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पर दिख जाएंगे। जो इसमें मैंने साहित्यिक रचनाएं डाली हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों का आप गहनता के साथ अध्ययन कर लीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन आपके पास जरूर आते हैं। बाकी आपके पास वहाँ पर एक पद्यांश आता है जिसको आप लोग पढ़ करके कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कल तक, यानी कि कल 29 है, तो कल तक मैं आप लोगों को लगातार वीडियो भेजता रहूँगा। और उसके बाद परसों 30 तारीख के बाद हम सीटेट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो आप बने रहिएगा। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।